जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान। और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और ये भी स्क्रीन में भी आपको सामने दिख रहा है कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी गर्म मुद्दा बना हुआ है भारत के अंदर, और बजट में भी इसकी चर्चा कर ली गई है, जिसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि आप ये मान के चलिए कि आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी तो वैसे भी हर 2-3 साल से लगातार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, और अब स्टेट पीसेस में भी इसके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी आई कैसे थी, क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियाँ क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उठी कैसे है। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत सारी आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी की कई सारी करेंसियाँ हैं जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग जगह पे चलती हैं। जैसे आप लोग नाम सुनते हैं बिटकॉइन का, बिटकॉइन भी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। फिर अभी फेसबुक ने अपनी एक लिब्रा करके क्रिप्टो करेंसी लाई थी। यानी कि अलग-अलग जो आपके जो सेक्टर है वो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाते रहते हैं। जैसे भारत अपनी नेक्स्ट ईयर तक 2023 तक में बता कह रहा है कि वो अपनी एक डिजिटल करेंसी लाएगा, तो वो भी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी होगी। साथ में एथेरियम है एक क्रिप्टो करेंसी, लाइट कॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी, डोज कॉइन है। इनको आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि डोज कॉइन क्या है। तो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, या स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि डोज कॉइन एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डोज कॉइन है, लाइट कॉइन है, एथेरियम है, ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी है, और उन्हीं में ही एक आपकी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो आज हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारियों को हम लोग लेते चलेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक तरीके से एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा है क्या है, मैंने आपको जब मैंने बजट की क्लास ली थी तो आपको बताया था कि आभासी मुद्रा का मतलब हुआ कि इसको हम लोग केवल एक तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। इसको हम मतलब हम लोग आपस में लेन देन करेंगे तो डिजिटल माध्यम से करेंगे, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये एक आभासी मुद्रा है, या भौतिक रूप से उपस्थित नहीं मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये आई कहाँ से थी, इसका क्या आविष्कार किसने किया था। तो ये माना जाता है कि 2008 में एक जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम था सातोशी नाकामोतो। याद रखिएगा नाम, सातोशी नाकामोतो। ये माना जाता है कि इन्होंने इसका आविष्कार किया। लेकिन यहाँ पे भी कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो सातोशी नाकामोतो थे, ये क्या एक व्यक्ति थे या फिर एक कोई संस्था थी। मतलब इसमें भी कोई स्पष्ट चीज नहीं है कि ये कोई व्यक्ति थे या फिर संस्था थी। और अब तो माना जाता है कि इनके नाम की उपस्थिति पर भी संदेह है। तो जो बात उठती है कि 2008 में एक वैज्ञानिक थे जापान के, उनके अनुसार इस चीज को प्रारंभ की गई थी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को प्रारंभ की गई थी। फिर आगे देखा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर थे जिनका नाम था क्रेग राइट। ये ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर था, इनका भी नाम क्रिप्टो करेंसी से बहुत जुड़ता है। तो ये एक थोड़ी सी दोस्तों इसका इतिहास है कि कहाँ से आई है, कैसे आई है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके कैसे तकनीक पे, किस तकनीकी के आधार पे बिटकॉइन जो आपकी काम करती है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को बनाने के लिए एक क्रिप्टोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रिप्टोग्राफी तकनीकी का, जिसकी वजह से ही इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। याद रखिएगा कंप्यूटर, और साथ में याद रखिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक ब्लॉकचेन तकनीकी को तैयार किया गया है। यानी कि एक तकनीकी है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, जिसके माध्यम से एक ब्लॉकचेन को तैयार किया गया है, ब्लॉकचेन तकनीकी को तैयार किया गया है। और इसमें लगभग 21 मिलियन गणितीय पहेली डाले गए हैं। ये इसका एक प्रोसेस है, किस तरीके से ये काम करते हैं। लगभग 21 मिलियन गणितीय पहेली डाले गए हैं, और कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से जैसे ही एक पहेली को सुलझाता है, एक बिटकॉइन की उत्पत्ति होती है। ये एक इसका एक तिकड़म भिड़ाया गया था, एक प्रोसेस है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आपको मेन क्या क्या याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कैसे कहाँ से कब आया था, और इसकी जो हम आपको चुनौतियां बताएंगे, जो भी ये उठने के रीजन बताएंगे, वो सब चीज़ों को आपको याद रखना है, जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ये मैं कुछ एक आपको प्रोसेस अभी फिलहाल बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टोग्राफी तकनीकी के आधार पर काम करती है। एक पहेली गढ़ती पहेली डाले आते हैं जिसको सुलझाया जाता है, और कितनी कितनी है कि अगर 21 मिलियन है तो गढ़ती पहेली डाले गए हैं, लगभग 21 मिलियन गढ़ती पहेली डाले गए हैं, और कोई भी व्यक्ति इसको सुलझा सकता है।
ठीक है। साथ में इंटरनेट के माध्यम से बिटकॉइन एक्सचेंज के प्रयोग से बिटकॉइंस की खरीद बिक्री की जाती है। 21 मिलियन में से 15.2 मिलियन बिटकॉइन उत्पन्न किए जा चुके हैं। याद रखिएगा, 21 मिलियन से 15.2 मिलियन बिटकॉइंस की दोस्तों उत्पत्ति हो चुकी है। अब जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे जो गढ़ती पहेलियां हैं इनका स्तर भी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में इस चीज को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इसकी पहेलियों का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अंतिम जो आपका बिटकॉइन होगा, जो पहली सुलझाई जाएगी, वो लगभग 2040 के आसपास होगी। ये उसका एक टाइम पीरियड रखा गया है अंतिम बिटकॉइन की पहेली को सुलझाने का। यह बिटकॉइन या तो उत्पन्न किए जा सकते हैं दोस्तों, या फिर खरीदे जा सकते हैं। याद रखिएगा, इस आभासी खरीद बिक्री से बिटकॉइन के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। जैसी मांग होती है वैसी आपूर्ति होती है। आपूर्ति कम होगी, मांग ज्यादा होगी तो रेट बढ़ जाएगा, जो आपको प्रोसेस पता ही है। अगर मांग कम होगी, आपूर्ति ज्यादा होगी तो बिटकॉइन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो खरीद बिक्री से ही बिटकॉइन के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। क्योंकि इन बिटकॉइंस की जो संख्या है दोस्तों वो सीमित है, जबकि मांग असीमित ऐसा माना जाता है। ये आपको भी पता है कि मांग ज्यादा हो रही है, जैसे जैसे लोग डिजिटली अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग जान रहे हैं, वैसे वैसे इसकी मांग ज़्यादा होती जा रही है, और जो इसकी संख्या है वो सीमित है। इसकी वजह से इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। परंतु यह एकमात्र कल्पना है, ये भी एक कल्पना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ही एक तरीके से माना जाता है ये एक कल्पना के आधार पर ही चल रही है, क्योंकि इस पे एक तरीके से गवर्न करने वाली कोई ऊपर से बॉडी ही नहीं है। जैसे कि माना जाता है दोस्तों कि यह एक आभासी मुद्रा है। यदि खरीद बिक्री की प्रक्रिया में खरीदार अचानक से ये माना गया है कि अगर गायब हो जाए तब इसका मूल्य शून्य भी हो जाएगा। यानी कि अगर खरीदार ही नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं होगी, तो ये शून्य हो जाएगी। तो जिन जिन का इन्वेस्टमेंट इस पे लगा होगा वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट होना यानी खरीदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि ये एक काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक चीज़ है दोस्तों, क्योंकि खरीदार ना हो ऐसा संभव नहीं है जब तक कोई सरकार इस पर बैन नहीं लगाती है। दोस्तों एक-एक चीज़ को आप लोग समझते चलिएगा कि कैसे ये काम कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि जो खरीद बिक्री होती है उसमें अगर खरीदारी बढ़ती जाए, लगातार खरीदारी बढ़ती जाएगी, तब इसका मूल्य किसी भी हद तक चला जाएगा, क्योंकि जब खरीदारी बढ़ती जाएगी तो आप फिर जानते हैं कि मूल्य पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। परंतु यह मांग भी आभासी होती है, यानी कि सब आभासी है, सब डिजिटल प्रोसेस चल रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आभासी ना हो। बिटकॉइन को किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इस बात को समझिएगा दोस्तों कि बिटकॉइन को किसी भी देश की सरकार अथवा केंद्र बैंक द्वारा, यानी जो केंद्रीय बैंक होते हैं जैसे भारत का आरबीआई द्वारा, इनमें से किसी ने भी अभी तक संरक्षण प्रदान नहीं किया है। हाँ, अभी एल सल्वाडोर था जिसने इसको अपनी करेंसी को रूप में इसको मान्यता दे दी है। तो ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट का, कि किस देश ने जो बिटकॉइन था उसको मान्यता दी है, तो लीगली मान्यता दी है, तो वो आपका एल सल्वाडोर था दोस्तों, याद रखिएगा। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक पर दावे का काम भी नहीं करती है, क्योंकि जब इस पे कंट्रोल करने वाली बॉडी ही नहीं है, कोई भी केंद्रीय बैंक ने संरक्षण नहीं दिया है, तो यह किसी भी केंद्रीय बैंक पर दोस्तों दावा भी नहीं करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों, और ऐसा है भी, कि जापान और रूस में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के उद्देश्य से बिटकॉइन के प्रयोग की अनुमति है। जैसे अभी मैंने एल सल्वाडोर की बताया है, वैसे ही जापान और रूस में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के उद्देश्य से इस बिटकॉइन के प्रयोग की अनुमति है। परंतु उन देशों में भी, याद रखिएगा, उन देशों में भी एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर अभी एल सल्वाडोर में दिया गया है, और जहां पे भी अगर आपको लगता है कि दिया गया है करंट में, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि सब लोग जान सके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इसका प्रोसेस था, और मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, कि देखा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में 2 साल पहले, कि फेसबुक ने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी लिब्रा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। फिर 2020 में ही इस लिब्रा का नाम बदल के डीएम कर दिया गया था, DIEM। तो याद रखिएगा दोस्तों, और बाकी जितने भी और अदर क्रिप्टो करेंसी थी वो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि लाइट कॉइन, डोज कॉइन, जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं जो और इस बिटकॉइन के अलावा हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपकी बजट में आपको पता ही है कि 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली ये मैसेज जा रहा है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी मैसेज जा रहा है कि वो अभी कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि इस पे कंट्रोल रखना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि जब भारत अपनी क्रिप्टो करेंसी लाए तो उस हिसाब से लोग एडजस्ट कर सके। क्योंकि अभी इस क्रिप्टो करेंसी को कोई गवर्न करने वाली ऊपर से बॉडी नहीं है, या भारत के भी लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं है, तो कभी भी घाटा हो सकता है। तो इस चीज के लिए दोस्तों सरकार ने 30% इसमें टैक्स लगाया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, क्या रीजन थे जो क्रिप्टो करेंसी इतनी प्रचलित हो गई, इतना नाम हो गया, कुछ तो रीजन रहा होगा।
तो अब हम लोग दोस्तों एक-एक करके इन सभी रीज़नों को जानेंगे, क्या रीज़न थे। आप दोस्तों अगर बताए थे कि कुछ वर्षों में अगर हम लोग देखें तो जो सोने के मूल्य हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि उसपे उतार-चढ़ाव हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें निवेश लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में समझ में आया कि हाँ, इस पे हम लोग विकल्प ये हमारे पास है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा हमको प्रॉफ़िट हो रहा है। साथ में देखा जा रहा है जो शेयर बाज़ार होते हैं, वो उच्चतम स्तर पे बने हुए हैं, ठीक है? और फिर उसमें अचानक से गिरावट भी हो जा रही है, तो शेयर बाज़ार को जो इस वक़्त है कि जोखिम में बने हुए हैं कि लोगों को खुद पता नहीं कि कब शेयर बाज़ार अप हो जाए और कब डाउन हो जाए, तो जिसकी वजह से लोगों ने विकल्प के रूप में क्रिप्टो करेंसी को चुना है। साथ में देखा जाता है दोस्तों कि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे अब इंटरनेट का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, और जब इंटरनेट का प्रयोग बढ़ेगा तो लोग डिजिटली अवेयर होंगे। और कोविड के दौर में लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, जो वर्क फ्रॉम होम चला है, सारी मीटिंग, सारी क्लास आपके डिजिटली चली हैं, तो और आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी पूरा ज़ोर-शोर से किया है, तो जब इतनी चीज़ें हो रही थी डिजिटली, तो लोग कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी आगे बढ़ कर के आने लगे, और ये इसलिए जो इंटरनेट के प्रयोग जैसे-जैसे विकासशील देशों में बढ़ा है, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो लोगों की सोच थी, वो भी बदलना प्रारंभ हुई। साथ में देखा जाता है दोस्तों कि जो अमेरिका में मंदी हुई थी, उसके खत्म होने के बाद विश्व के सभी जितने भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ थी, उनमें जो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, जो मार्केट में पैसा होता है, वो तेज़ी से बढ़ने लगा, ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ताकि जो लोगों के पास पैसा है, उसका कहीं न कहीं उनको प्रॉफ़िट हो। साथ में देखा जाता है कि इससे उत्पन्न जो भी लाभ होते हैं, अब तक कई देशों पर कर नहीं लगाया गया है। यानी कि आप देख रहे होंगे, अब जाकर के भारत ने कर लगाया 30%, यानी कि अभी तक लोग जो थे, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे दोस्तों, वहाँ पे लोगों को कहीं न कहीं अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो अब इस पे कंट्रोल करना धीरे-धीरे स्टार्ट किया जा रहा है। साथ में दोस्तों देखा जाता है कि इसमें केंद्रीकृत कोई विनियामक बॉडी नहीं होती है, यानी कि इस पे कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी जो नहीं होती, मैंने आपको बताया है। साथ में कम पारदर्शिता होती है, और गोपनीयता को भी बढ़ाया जाता है, यानी कि पारदर्शिता जब कम होती है और गोपनीयता ज़्यादा होती है, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से निजता की सुरक्षा होगी। अगर लेन-देन करेंगे, तो वहाँ पे एक तरीके से उनकी जो सूचनाएँ होंगी, वो गुप्त रहेंगी। इसकी वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ एक तरीके से चीज़ें थी, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। साथ में देखा जाता है दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इनकी लेन-देन जो होती है, काफ़ी आसानी से हो जाता है और तीव्र होता है। तो ये एक-एक सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कल को आपसे कोई पूछे या आपके माइंड में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी, लोग क्यों क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये उसके कुछ रीज़न हैं। साथ में देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफ़ी तकनीकी से ये क्रिप्टो करेंसी बनाया जाता है, और इसका जो लेन-देन होता है, वो ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से होता है। यानी कि बनता कैसे है, क्रिप्टोग्राफ़ी तकनीकी से, और जो इसका लेन-देन होता है, वो ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से होता है। जिसके चलते दोस्तों इसकी जो नकली तकनीकी होती है, सॉरी नकली प्रति जो होती है, वो बना पाना कठिन है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसके प्रति क्या चिंताएँ हैं? क्योंकि चिंताएँ भी तो, अगर किसी चीज़ के प्रॉफ़िट है, तो किसी की चीज़ के लॉस भी होंगे। ये तो हर चीज़ आपको पता ही है, और ये यही जो सरकार है, उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी से क्या इससे प्रमुख जुड़ी हुई चिंताएँ हैं। तो दोस्तों एक-एक करके इनको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसकी माँग व आपूर्ति जो होती है, वो उस पर आधारित होती है। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि इसके जैसी माँग होगी, वैसे ही इसकी आपूर्ति होगी। ये इसका अचानक से अगर ग्राहक ही नहीं होंगे, तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से अप डाउन हो जाएगी। अगर ज़्यादा माँग हो जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी, यानी कि कंट्रोल नहीं रहता है इस पे, जिसकी वजह से इसके मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाता है। ठीक है? और इस उतार-चढ़ाव के कारण क्रिप्टो करेंसी जो धारक होती हैं, उनकी संपत्ति में भी उतार-चढ़ाव आता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है। साथ में देखा जाता है दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको कई सारे देशों में इनको ग्रे और ब्लैक मार्केट में भी प्रयोग करना, इनको मतलब लीगल किया गया है। यानी कि जो ग्रे मार्केट है और ब्लैक मार्केट है, इनमें प्रयोग के कारण भी इनको त्यागा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है ग्ले ग्रे मार्केट में और ब्लैक मार्केट में, जिसकी वजह से इनको त्यागने की बात की जा रही है। साथ में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार के लिए सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कि इनमें अवैध व्यापार, आपराधिक गतिविधियाँ और आतंकवाद को पैसा प्रोवाइड कराना, यानी कि वित्त प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे इसको देखा जाता है, क्योंकि बिटकॉइन के माध्यम से आसानी से पैसे का ट्रांसफर किया जा सकता है ऑनलाइन, और उस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, तो आसानी से आतंकवादी गतिविधियों में इसका यूज़ हो सकता है। इसके ज़रिए जो कर की चोरी होती है, उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये सारी कुछ आपके
रीज़न है जिसकी वजह से सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे उनको जो गवर्न करने वाली जो बॉडी है उन सबको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगा, जो भारत में रुपयों को गवर्न करता है, रुपयों पे कंट्रोल करता है। और लोगों का अगर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अगर डूबेगा तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उसका असर भारत की जनता के साथ-साथ भारत की सरकार और आरबीआई पे भी पड़ेगा। इसकी वजह से अभी इस पे कंट्रोल करने के लिए 30% का टैक्स लगाया गया है और देखते हैं कि आगे दोस्तों सरकार क्या कदम उठाती है, क्या अपनी कोई डिजिटल करेंसी लाएगी जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, किस तकनीकी के आधार पे काम करती है, बिटकॉइन क्या है, ये कब आया है, इसकी चिंताएँ क्या हैं, क्या इसका रीज़न है उठने का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।